हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी का अपना अगला टॉपिक, जिसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट, शेड्यूल और आर्टिकल से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 20 पार्ट। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। देयर आर 390 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और 9th, 10th, 11th एंड 12th शेड्यूल्स वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कह रहा है 9वां, 10वां, 11वां और जो 12वां शेड्यूल है, अनुसूची है, वो संविधान में पहले से मौजूद नहीं था। इसको एक संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी यूपीएससी प्रीलिम्स या आईएएस के एग्जाम में 2005 में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम कह सकते हैं सी ऑप्शन 3 ओनली, ये इसका राइट आंसर होगा। पहला और दूसरा स्टेटमेंट फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा गलत लिखा हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। पहला दूसरा गलत क्यों है? तो आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हमारा, उसमें 20 पार्ट ना होकर के कितने हैं? 22 पार्ट्स। अगर आर्टिकल्स की बात करें तो ये आप कह सकते हैं 395 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 390 गलत लिखा हुआ है। और 9th, 10th, 11th और जो 12th शेड्यूल है हमारा, इसको अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। तो इसको देख लेते हैं कौन से अमेंडमेंट से जोड़े गए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे शेड्यूल्स हैं टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आप कह सकते हैं 22 शेड्यूल्स हैं, सॉरी 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, 12 शेड्यूल्स हैं। अब ये जो 12 शेड्यूल्स हैं, इसमें आप देखेंगे फ्रेंड्स, ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 8 शेड्यूल थे। ठीक है, बाद में इसमें 4 शेड्यूल और जोड़ दिए गए, तो ये आप टोटल हो गए हैं 12 शेड्यूल। तो पहला शेड्यूल से स्टार्ट करते हैं और एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि वो शेड्यूल में क्या है लिखा हुआ। ठीक है, तो पहला शेड्यूल है हमारा फ्रेंड्स यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसके बाद फ्रेंड्स जो दूसरा शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सैलरी एंड अलाउंसेस की बात करता है कुछ लोगों की। ठीक है, सैलरी एंड अलाउंसेस की बात करेगा। थर्ड शेड्यूल जो हमारा ओथ एंड अफर्मेशन की बात करता है फॉर सर्टेन पीपल। जो अगला शेड्यूल है फ्रेंड्स हमारा फोर्थ शेड्यूल, ये क्या बताता है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है, उसके बारे में हमें फोर्थ शेड्यूल बताता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर फिफ्थ शेड्यूल की बात करें तो ये बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। उसके बाद फ्रेंड्स अगर सिक्स्थ शेड्यूल की हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो छठा शेड्यूल है हमारा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कौन कौन से राज्य हैं इसमें, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन दीज 4 स्टेट्स। तो ये आपका छठा शेड्यूल हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स अगर 7th शेड्यूल की हम बात करें तो जो 7वां शेड्यूल है, 7वीं सूची हमारी, वो क्या बताती है? तो हम कह सकते हैं डिवीजन ऑफ पावर इन बिटवीन होम, सेंटर एंड स्टेट। और ये कैसे बताता है? तो यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया है कि 3 प्रकार के लिस्ट मौजूद हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में टोटल 97 सब्जेक्ट्स पहले थे, बाद में बढ़कर के 100 हो गए थे। स्टेट में टोटल कितने सब्जेक्ट्स थे? तो हम कह सकते हैं जो राज्य सूची है उसमें पहले 66 सब्जेक्ट थे, बाद में से इसमें 5 विषय हटा दिए गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में, और यहाँ पर टोटल बचे कितने? 61 सब्जेक्ट। और ये जो 5 हटाए गए थे, इनको कॉन्करेंट लिस्ट में जोड़ दिया गया, तो इसमें पहले 47 थे, बाद में बढ़ के हो गए थे 52 सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सारी बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो ये डिवीजन ऑफ पावर किया गया। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जो डीओपी है, डिवीजन ऑफ पावर है, और जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ये 2 अलग चीजें हैं। जो डिवीजन ऑफ पावर है ये सेंटर और स्टेट के बीच में होता है। वहीं पर अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें तो ये आपका जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, जिसमें हम लोग लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात करते हैं, तो सेपरेशन ऑफ पावर इनके बीच में होता है, जिसमें उनका जुरिडिक्शन निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स अगर 8th शेड्यूल की हम बात करें तो 8th शेड्यूल हमारा है लैंग्वेजेस। ठीक है, और पहले संविधान में टोटल कितनी लैंग्वेज थी? तो ओरिजिनली 14 थी। ठीक है, बाद में अमेंडमेंट्स के द्वारा इसमें कई लैंग्वेजेस और ऐड की गई, तो अब टोटल कितनी लैंग्वेज है? तो 22 लैंग्वेज है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब लैंग्वेज वाला पार्ट जो है हमारा 8th शेड्यूल वाला, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज भी है, कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जिनसे लैंग्वेजेस को ऐड किया गया, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, पता होना आपको। जैसे अगर 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की हम बात करें फ्रेंड्स, जो कि आपका 1967 में हुआ था, 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967, इसने 8th शेड्यूल में एक लैंग्वेज ऐड की, जिसको क्या बोलते हैं? सिंधी। ठीक है, उसके बाद जो 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसने क्या जोड़ा? तो कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, ये 3 लैंग्वेजेस और ऐड कर दी गई इसके बाद। उसके बाद फ्रेंड्स जो लेटेस्ट एडिशन है वो आपका है 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। तो इसमें जो लैंग्वेज ऐड की गई है, ध्यान रखिएगा, वो है आपकी बोडो डोगरी, मैथिली और संथाली, ये और ऐड कर दी गई 2003 में। इसके बाद यहीं पर एक और अमेंडमेंट है, उसे भी आपको ध्यान रखना है, 96th अमेंडमेंट ऑफ 2011, 96th अमेंडमेंट ऑफ 2011। इसने
पहले जो उरिया लिखा हुआ रहता था, उरिया, इसका नाम चेंज किया था उड़िया में, ठीक है। तो ये भी अमेंडमेंट इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम जो बाद में एडिशन हुए, जिन अनुसूचियों को बाद में अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया उनको देखें, तो हमारा सबसे पहला आ जाता है, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, वो है आपका 9वां, जो 9th शेड्यूल है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये आपका लैंड रिफॉर्म्स की बात करता है, ठीक है। और ये ऐड किस अमेंडमेंट से किया गया, तो ये ऐड किया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। उसके बाद फ्रेंड्स, जो 10th शेड्यूल है हमारा, ये बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ की, जो दल बदल विरोधी कानून है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। तो दल बदल विरोधी जो कानून है, इसको ऐड किया गया था, आप कह सकते हैं 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा। उसके बाद जो 11वां शेड्यूल जोड़ा गया, बाद में अनुसूची जोड़ी गई, वो थी आपकी पंचायती राज, ठीक है। 3 टायर बलवंत राय मेहता कमेटी, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और जो ये पंचायती राज थी, इसमें कितने विषय थे, तो टोटल 29 सब्जेक्ट्स थे, ध्यान रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है। और पंचायती राज को किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया, तो ये था आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। और उसके बाद जो आखिरी जो हमारा शेड्यूल था, जो 12th शेड्यूल था, इसे आप कह सकते हैं, इसका टाइटल क्या था, तो म्यूनिसिपैलिटी। और इसमें टोटल ध्यान रखिएगा 18 सब्जेक्ट से। और इसको ऐड किस अमेंडमेंट से किया गया, तो ये था आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। अब ध्यान रखिएगा कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, वो भी 1992 का था, और जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, ये भी आपका 1992 का ही था। तो ये आपके शेड्यूल बाद में ऐड किए गए, इसीलिए हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट था क्वेश्चन का, वो करेक्ट लिखा हुआ था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहां पर सी ऑनली हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहां पर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो संसद है, वो किसी भी लॉ को 9th शेड्यूल में प्लेस कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला स्टेटमेंट हमारा बता रहा है। दूसरा है कि द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। मतलब सिंपल टर्म्स में बोले तो ये कह रहा है कि अगर कोई भी लॉ 9th शेड्यूल में प्लेस कर दिया गया है, तो उसका जो जुडिशियल रिव्यू है, वो नहीं हो सकता, मतलब जुडिशियल स्क्रूटनी उस लॉ की नहीं हो सकती। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। और फ्रेंड्स, ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी या आईएएस का जो प्रीलिम्स हुआ था आपका 2018 में, उसमें क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और आपको पता है फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बता दिया कि जो 9th शेड्यूल है, ये बाद में ऐड किया गया था, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था हमारा, उसके द्वारा इसे ऐड किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1 ऑनली। केवल जो पहला स्टेटमेंट है हमारा, वो यहाँ पर करेक्ट लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंट है, वो किसी भी लॉ को 9th शेड्यूल में प्लेस कर सकती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पॉलिटी का क्वेश्चन है मोर देन 1 स्टेटमेंट का, और वहां पर 3-4 स्टेटमेंट बन गए हैं, और उसमें कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो कह रहा है कि पार्लियामेंट कैन डू और नॉट, कि पार्लियामेंट ये कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो जो कर सकता है वाला ऑप्शन है, आपको उसी पर टिक करना है, क्योंकि पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग, ठीक है। अब ये बात 100% करेक्ट नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि मोर देन 90% केस में ये बात करेक्ट हो जाती है, तो क्वेश्चन आपका वो सही हो जाएगा, अगर आपको आंसर नहीं बताया तो भी। ये पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है जो पार्लियामेंट कर नहीं सकती, ठीक है, एक्ट बना करके वो कर सकती है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दूसरा है कि द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। कह रहा है कि जो लॉ है, अगर 9th शेड्यूल में उसे प्लेस कर दिया गया है, तो उसको कोर्ट के द्वारा एग्जामिन नहीं किया जा सकता। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। तो पहले मैंने आपको बताया कि जो 9th शेड्यूल है, ये अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुआ था। ध्यान रखिएगा, जब ये ऐड हुआ तो उतने टाइम पर 13 ऐसे लॉ थे जिनको 9th शेड्यूल में प्लेस किया गया था, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो अब ये जो संख्या है बढ़ के 282 हो गई है, जो आपके 9th शेड्यूल में लॉज डाले गए हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, जो हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1951 का, ठीक है, वो क्यों किया गया था, तो आपको ध्यान होगा कि उस वक्त अगर कोई भी लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया जा रहा था, लैंड रिफॉर्म कानून लाया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा, तो लोकल्स के द्वारा उसका बहुत विरोध हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी उतने टाइम वो फंडामेंटल राइट थी। अब फंडामेंटल राइट जैसे ही वॉलेट होगा तो लोग तुरंत सुप्रीम कोर्ट की तरफ भागेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी हुए हैं, तो वो भी आप देखिए। तो एक इंपॉर्टेंट केस है इसी में, एक तो लैंडमार्क जजमेंट आपको पता है, जो कि आपका 24 अप्रैल 1973 को हुआ था, ठीक है, केशवानंद भारती जजमेंट ऑफ इन बिटवीन केरला एंड द स्टेट ऑफ केरला, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो केस था आपका, ठीक है। तो इसमें आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन निकल के सामने आया था, जिसमें ये बात कही गई थी कि जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकता है, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर कहीं से भी वायलेट नहीं होना चाहिए।
ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी डाली गई थी कि ये आपका चीज बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और ये नहीं है। तो इसके अलावा फ्रेंड्स आप देखेंगे एक और केस आया था, उसे हम पढ़ते हैं वमन राव। वमन राव केस था आपका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और एक केस था आपका 1981 का। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, जो वमन राव केस था ये भी, इसने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया था कि जो भी लॉज हैं, ठीक है, वमन राव केस की मैं बात कर रहा हूं, इसने एक जजमेंट दिया कि अगर कोई लॉ है और उसे 9th शेड्यूल में प्लेस किया जा रहा है, तो एक डेट इन्होंने मेंशन की 24 अप्रैल 1973, और इन्होंने कहा कि कोई भी लॉ इस डेट के अगर पहले प्लेस किया गया है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा, उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हो सकती है। लेकिन अगर कोई भी लॉ है जो 24 अप्रैल 1973 के बाद 9th शेड्यूल में डाला गया है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। ठीक है, और इसी बात की, और ये जो डेट था ध्यान रखिएगा, ये कौन सा डेट है, 24 अप्रैल 1973। तो हम देखेंगे केशवानंद भारती जो जजमेंट केस था वो यही डेट पे आया था। ठीक है, तो यही एक बेंचमार्क डेट बना दिया गया। उसके बाद फ्रेंड्स से एक और केस हुआ आई आर कोहिलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। आई आर कोहिलो, इसी कर लें आप, कोहिलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो इस केस में क्या किया गया, ये आपका 2007 का केस था, 2007 का। तो 2007 में इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम जजमेंट दिया और बोला कि 24 अप्रैल 1973 है, इसके पहले अगर कोई लॉ प्लेस किया गया है तो उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस डेट के बाद जो भी लॉ प्लेस किया गया है उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी की जाएगी और देखा जाएगा कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर तो कहीं से भी वॉयलेट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसी में आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है कि जो झारखंड स्टेट है उसने अभी अपना लोकल पर्सन बिल दिया है। ठीक है, लोकल पर्सन बिल ऑफ 2022 झारखंड ने, और उसने इसको 9th शेड्यूल में प्लेस कर दिया। अब इसमें था क्या इस बिल में, तो इन्होंने इस बिल में क्या किया कि जो वहां के लोकल रेजिडेंट्स हैं झारखंड के, उनको आप कह सकते हैं ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए उनका रिजर्वेशन का कोटा तो जो था सरकारी नौकरियों में उसको बढ़ा दिया। ठीक है, जिसके कारण से जो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में एक जजमेंट दिया था 1992 में कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन एक्सीड नहीं करना चाहिए, जो 50% सीलिंग की बात की थी इंदिरा साहनी केस में, है ना, वो वायलेट हो गया और इन्होंने कोटा बढ़ा दिया 77% तक। तो ये जो वायलेशन हुआ इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। ठीक है, तो उसमें भी ये सारे केसेस रेफरेंस में लिए गए। फिर ये जो वमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, या फिर जो आपका आई आर कोहिलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस 2007 है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी लॉ प्लेस किया जा रहा है 9th शेड्यूल में, तो लिखा है इट कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर 24 अप्रैल 1973 से पहले प्लेस किया गया है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन अगर 24 अप्रैल 1973 के बाद वो प्लेस किया गया है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो ये तो एकदम ब्लैंकेट बैन आप कह सकते हो दे रहा है कि इस पे पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स 2018 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप। सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजन संविधान के कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो पार्ट 2 है हमारा वो सिटीजनशिप की बात करता है, नागरिकता की बात करता है। ठीक है, और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पीसीएस और आईएएस के भी एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले। ठीक है, अब यहाँ पर आइए एक पूरा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का हम, कि कितने पार्ट्स हैं और उसके हेडिंग क्या है पार्ट्स के, और कितने आर्टिकल वो कंटेन करता है। ठीक है, तो एक ये आप कह सकते हैं कि एक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मैंने बताया कि टोटल कितने पार्ट हैं, 22 पार्ट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले अगर हम पहले पार्ट की बात करें, जो पार्ट 1 है हमारा, वो क्या है, तो आप कहेंगे द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, ये संविधान के कितने आर्टिकल कवर करता है, तो आप कह सकते हैं आर्टिकल 1 to 4। आर्टिकल 1 से 4 तक के जो भी प्रोविजंस लिखे गए हैं दे आर एसोसिएटेड विद द स्टेट, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जिसमें पहला आर्टिकल हम पढ़ते हैं, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ इंडिया, है ना। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें, जो सेकंड पार्ट है हमारा वो है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप में कितने आर्टिकल्स आते हैं, तो आप कह सकते हैं आर्टिकल 5 to 11। 5 से 11 तक के जो भी प्रोविजंस हैं वो नागरिकता की बात करते हैं। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो सिटीजनशिप की हम बात कर रहे हैं ये केवल और केवल 26 जनवरी 1950 तक की ही सिटीजनशिप की प्रोविजंस की बात करते हैं। ठीक है, उससे उससे पहले की, मतलब आप कह सकते हैं कि जब इंडिपेंडेंस मिला तो वहां तक की ही प्रोविजंस की बात करते हैं। उसके बाद की जो भी प्रोविजंस हैं वो आप कह सकते हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1951 के द्वारा डील किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर तीसरे पार्ट की हम बात करें, तो तीसरा पार्ट है हमारा फंडामेंटल राइट, जो कि आपका आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक के प्रोविजंस को कवर करता है। जो चौथा पार्ट है हमारा वो है आपका डीपीएसपी, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब ये स्टेट की ड्यूटीज हैं, जो कि आपके आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक के प्रोविजंस को कवर करते हैं। उसके बाद पांचवा पार्ट है हमारा ड्यूटीज की, हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की, और ये आपका, ये पांचवा नहीं है, सॉरी, ये आपका 4A है, 4A। ठीक है, तो जो 4A है ये आपका अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था, ध्यान रखिएगा, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, और ये आपके जो आर्टिकल कवर करता है वो है आपका 51A। उसके बाद पांचवा जो हमारा पार्ट है
वो यूनियन गवर्नमेंट की बात करता है। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट में आपके आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक के जो प्रोविजंस हैं वो यहाँ पर कवर हो जाते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि अगर 52 से 78 तक के प्रोविजंस देखें, आर्टिकल 78 तक, तो वो आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव की बात करता है। ठीक है, उसके बाद अगर इसी में हम 79 से 122 तक के प्रोविजंस देखें, 122, तो ये आपका पार्लियामेंट की बात करता है। उसके बाद 122 से अगर हम या 123 की अगर हम बात करें तो ये लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात करेगा, मतलब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इसको लेजिस्लेटिव पावर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑर्डिनेंस के द्वारा वो कोई लॉ ही तो बनाता है, तो एक तरीके का ये लॉ मेकिंग पावर होगी ना प्रेसिडेंट की, तो इसे आर्टिकल 123 के तहत हम देखते हैं। उसके बाद आपका आर्टिकल 124 टू 147 जो है, 124 टू 147, अब इसमें 124 में क्या है तो आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, है ना, तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोविजन है उनको कवर करता है, 124 टू 147। यूनियन जुडिशरी भी आप कह सकते हैं, यूनियन जुडिशरी। उसके बाद फ्रेंड्स आर्टिकल 148, आई होप कि आपको पता होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब इनसे रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड जो प्रोविजन है 148 से 151 में दिए गए हैं। ठीक है, तो ये तो आपका था 152 से 151 तक का बाइफिकेशन। तो इसको आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ से। इसके बाद फ्रेंड्स अब अगर हम पार्ट 6 की बात करें, पार्ट 5 तक हम लोगों ने देख लिया, पार्ट 6 को देख लेते हैं। तो जो पार्ट 6 है हमारा वो स्टेट गवर्नमेंट की बात करेगा। जैसे यूनियन गवर्नमेंट में हम लोगों ने बाइफिकेशन देखा, तो स्टेट गवर्नमेंट के जो आर्टिकल्स हैं वो 152 से लेकर के 237 तक के प्रोविजंस को कवर करते हैं। ठीक है, जिसमें 152 जो है ये जनरल आर्टिकल है। ठीक है, उसके बाद जो आर्टिकल्स का बाइफिकेशन शुरू होता है वो 153 से स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। तो 153 से 167 जो है वो आपके एग्जीक्यूटिव को दिखाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव है। उसके बाद 168 टू 212 212 तक के जो प्रोविजंस लिखे गए हैं वो लेजिस्लेचर की बात करते हैं, विधायिका जो है उसकी बात करेंगे। उसके बाद जैसे उसमें 123 था लॉ मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, उसी तरह इसमें लेजिस्लेटिव पावर ऑफ जो गवर्नर है वो आपका 213 में मौजूद है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, या फिर आप कह सकते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर। इसके बाद आपका वहां पर 124 से सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हो गया था, और यहां पर 214 से आप कह सकते हैं 232 तक आपका हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। उसके बाद आपको पता है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी होते हैं, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की जो बात की गई है वो 233 से 237 तक के प्रोविजंस को कवर करती है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड जो हमारा पार्ट 7 है ये आपका आर्टिकल 238 इसको कवर करता था, और ये पार्ट हमारा डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद पार्ट 8 से यहां पर देख लेते हैं, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। जो पार्ट 8 है फ्रेंड्स हमारा, ये क्या बताता है, तो हम कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरीज के जो प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 239 से स्टार्ट होते हैं, और हम कह सकते हैं 242 तक जाते हैं। इससे पहले 238 था जो कि डिलीट कर दिया गया था, पार्ट 7 आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम पार्ट 9 में आते हैं, जो पार्ट 9 है हमारा वो पंचायत है, पंचायत, और ये आप कह सकते हैं आर्टिकल 243 से 243 ओ तक के प्रोविजंस को कवर करता है, 243 से 243 ओ तक के जो प्रोविजंस है। ठीक है, उसके बाद हमारा पार्ट 9A है जो अमेंडमेंट के द्वारा आया, फिर पार्ट 9B है ये भी अमेंडमेंट के थ्रू आया। तो पार्ट 9A जो है ये म्यूनिसिपैलिटीज को कवर करता है, और म्यूनिसिपैलिटीज में आप कह सकते हैं जो आर्टिकल हमारा ओ तक कवर हो गया पंचायत में, तो अब 243 P से स्टार्ट होगा और 243 ZG तक जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज में। और फिर जो 9B है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कवर करेगा 243 ZG तक हो गया हमारे पास। तो अब आगे आ जाएगा ZH, ZH से स्टार्ट होता है और ये आपका खत्म हो जाता है ZT पर। ठीक है, तो ये हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जो कि पार्ट 9B में थी। उसके बाद फ्रेंड्स अगर पार्ट 10 की हम बात करें तो ये आप कह सकते हैं शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज की बात करता है, जो कि प्रोविजंस कवर करेगा 244 से लेकर के 244A तक के। ठीक है, 244 और 244A ये आपके थे क्या, तो आप कह सकते हैं शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। उसके बाद फ्रेंड्स अगर 11 की बात करें तो यहां पर हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, सेंट्रल स्टेट रिलेशन तक के जो प्रोविजंस हैं आर्टिकल 245 से लेकर के 263 यहां तक के प्रोविजंस पार्ट 11 में आपके कवर हो जाते हैं। उसके बाद जो आपका पार्ट 12 है ये बात करेगा फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट की। ठीक है, और यहाँ पर 263 हो गया है, तो अब 264 से स्टार्ट होगा ये, और ये आपका 300A तक चला जाएगा, जिसमें 300A कौन सा आर्टिकल है, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी पहले क्या था, फंडामेंटल राइट। ठीक है, अंडर आर्टिकल आप कह सकते हैं जो फंडामेंटल राइट सेक्शन है हमारा पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाद में इसको एक अमेंडमेंट के द्वारा वहां से हटा दिया गया और संशोधन के द्वारा, और आप कह सकते हैं 300A में राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये एक लीगल राइट बन गया। ठीक है,
उसके बाद फ्रेंड्स जो 13वां है पार्ट हमारा, वो ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये आप कह सकते हैं 301 से लेकर करके 307 तक के प्रोविजंस को कवर करता है। ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स पार्ट 14 है हमारे पास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसी में आप देखेंगे आर्टिकल जो 315 है उसमें हम यूपीएससी या स्टेट पीएससी की बात करते हैं, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं 315 में। तो पार्ट 14 जो है ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो हम कह सकते हैं ये 308 से 314 पहले है, तो ध्यान रखिएगा 308 से 314 में सर्विसेज है, और फिर आपका जो 315 है 315 से लेकर के ये आपका खत्म हो जाएगा, आप कह सकते हैं 323, क्योंकि आप देखिए जो 323 ए है वहां पर हमारे ट्रिब्यूनल्स आ जाते हैं। तो 315 से 323 तक के जो प्रोविजंस हैं ये आपके कवर करते हैं सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसके बाद हमारा पार्ट 14 ए आ जाता है, ध्यान रखिएगा पार्ट 15 और 14 के बीच में 14 ए भी है जो ट्रिब्यूनल्स की बात करता है, और यहाँ पर दो आर्टिकल है हमारे पास, 323 पे खत्म हुआ था तो 323 ए और 323 बी। ठीक है, ये दो आर्टिकल्स है हमारे पास। उसके बाद पार्ट 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इलेक्शंस की बात करते हैं। तो ये आपका 324 से लेकर के 329 ए तक फैला हुआ है, 324 से 329 ए तक। उसके बाद आपका पार्ट 16 जो है ये स्पेशल प्रोविजंस है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्ट 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कौन सा, इस पार्ट में क्या दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17 में लिखा हुआ है। अभी जो पीसीएस का एग्जाम हुआ है आपका 2022 का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था पार्ट 17 में क्या है। उसके बाद आपका पार्ट 18 है, इसमें इमरजेंसी प्रोविजंस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 352 से लेकर के आर्टिकल 360 तक के प्रोविजंस हैं। अगर हम पंचायती राज की बात करें, अभी कहाँ ये था, पार्ट 17 की बात करें इसके आर्टिकल्स की कि कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल कवर करता है। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ध्यान रखिएगा, इसको आपको होमवर्क में देखना है। ठीक है, ये एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक के प्रोविजन से कवर कर रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स से जो आपका इमरजेंसी प्रोविजन है 352 से 360 हो जाएगा। इमरजेंसी के बाद पार्ट 19 आ जाता है आपका, जिसमें मिसलेनियस पार्ट है 361 से 367 तक के हम टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करते हैं, प्रोविजंस को पार्ट 19 में। पार्ट 20 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्ट 20 में है। इसमें एक ही आर्टिकल है आपका 368, जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार की मेजोरिटीज की बात करते हैं, स्पेशल मेजोरिटी है ना, सिंपल मेजोरिटी, आर्टिकल 368। उसके बाद आपका पार्ट 21 है, ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, टेम्परेरी और ट्रांजिशनल प्रोविजंस लिखे हुए हैं। और पार्ट जो 22 है इसमें आपका शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट मौजूद है। ठीक है, 393 से लेकर के 395 तक के आर्टिकल्स ये आपके पार्ट 22 में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक इंट्रोडक्शन था पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक, ये आपके पार्ट्स हैं, आर्टिकल का बाइफिकेशन है। इससे पहले हम लोगों ने शेड्यूल देख लिया, तो ऑलमोस्ट आप इंट्रोड्यूस तो हो ही गए कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, कि कौन कौन से प्रोविजंस क्या क्या कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है, तो आप कह सकते हैं जो सिटीजनशिप के प्रोविजंस हैं ये आपके पार्ट 2 में दिए गए हैं। ठीक है, तो बी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो अब देखिए सिटीजनशिप है, पार्ट 2 में मौजूद है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। अब आपसे पूछा इनकरेक्ट कौन सा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, पहला स्टेटमेंट अभी हम लोगों ने देख लिया कि पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दूसरा पढ़ लेते हैं, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 कह रहा है, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4 ए है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 6 से देखिए लिखा हुआ है। अभी हम लोगों ने देखा कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था, और अमेंडमेंट आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हमारा गलत है, यही हमारा उत्तर जाएगा। जो स्टेट है वो पार्ट 6 में दिए गए हैं। पार्ट 5 में हम लोगों ने क्या देखा था, तो यूनियन गवर्नमेंट था। पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट। पार्ट 7 में अगर हम लोग देखें तो डिलीट हो गया है। पार्ट 8 में आपकी यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, तो आप देखेंगे जो यूनियन एंड टेरिटरी वाला पार्ट है हमारा, वो कौन सा पार्ट है, पार्ट 1 है, और उसमें भी आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल 1 to 4, 1 से 4 तक के आर्टिकल थे आपके यूनियन एंड टेरिटरी में। तो वहां पर जो भी आर्टिकल्स हैं उसमें ही आपका फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट पोर्शन भी आएगा, ये भी कवर करेगा वो। तो आप कह सकते हैं आर्टिकल 3 यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको आप यहाँ पे मिलान कर सकते हैं। सिटीजनशिप जो है फ्रेंड्स, ये आपका अभी हम लोगों ने देखा पार्ट 2 में मौजूद है। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है। और सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो आपको ध्यान होगा 323 ए और 323 बी। ठीक है, 323 ए और 323 बी, जिसमें हम लोग ट्रिब्यूनल्स की बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपका मैच दी फॉलोइंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही पूछे गए हैं। पूछा जा रहा है कौन सा इनकरेक्टली मैच है, तो सिटीजनशिप पार्ट 2 में है, एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें, तो यूनियन टेरिटरीज हमारी पार्ट 8 में लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पार्ट 8 में, ना कि पार्ट 7 में। तो इसलिए बी वाला हमारा गलत है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपसे नॉट करेक्ट पूछा गया था। म्यूनिसिपैलिटी आपके 9A में है, कोऑपरेटिव सोसाइटी 9B में है। इलेक्शन का आपका जो पार्ट 15 है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनविसेजेस अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज,
तो कहां पर 3 टायर सिस्टम की बात मैंने अभी आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, तो आप कहेंगे पार्ट 9 में पंचायती राज की हमने बात की थी, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप कह सकते हैं 1992 में 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, वहां से हमारा पंचायती राज जुड़ा था, और 74th में म्यूनिसिपैलिटी जुड़ी थी। ठीक है, जो पंचायती राज है इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला गया, और जो 94 के द्वारा म्यूनिसिपैलिटी जुड़ी गई, ये आपकी अर्बन लोकल गवर्नमेंट बनी। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजन है वो मैंने आपको बता दी थी। जो 3 टायर सिस्टम की बात कर रहा है, तो एक आपका होता है पंचायत स्तर पर, जिसमें गांव या गांव के समूह से मिलकर के जो बना होता है, ठीक है, उसमें जो पंचायत होती है। 3 टायर में पहला टायर ये हो गया। जो दूसरा टायर है, उसमें आप कह सकते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे मंडल या तालुका पंचायत होती है, मंडल या तालुका पंचायत। अब ये मंडल और तालुका पंचायत जो है, ध्यान रखिएगा, ये वही उन्हीं जगहों पर बनाई जाती है जहां पर पॉपुलेशन 20 लाख से ज्यादा हो। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 20 लाख से ज्यादा हो, वहां पर ही आपको इंटरमीडिएट लेवल की पंचायत मिलेगी। उसके बाद स्टेट स्तर पर हम देखें, सबसे ऊपर आपका जिला पंचायत है, तो ये सबसे एपेक्स बॉडी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विच पार्ट एंड चैप्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो पार्ट 9 है हमारा, जो पार्ट 9 है, सॉरी जो पार्ट 11 है हमारा, पार्ट 11 में हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट की बात की थी, यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में जो रिलेशन है। तो इसमें फ्रेंड्स इसको 2 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। इस पार्ट को, पहला चैप्टर आपका लेजिस्लेटिव रिलेशन ऑफ द यूनियन, लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, और जो दूसरा चैप्टर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स को डील करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आप देखेंगे लेजिस्लेटिव की बात की गई है चैप्टर 1 में, पार्ट 11 का, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका यूपी पीसीएस मेंस 2012 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, पार्ट 12 अगर पूछा जाए किससे रिलेटेड है, तो हम लोगों ने देखा था फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम्स ऑफ द स्टेट एंड स्पेसिफाइज देयर टेरिटरीज। तो हम लोगों ने देखा था एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। अब आईएएस प्री 2003, यूपीपीएससी मेंस 2014, 2 बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा शेड्यूल है जो स्टेट्स और उनकी टेरिटरीज को नाम अंकित करता है। तो आप देखेंगे जो पहला शेड्यूल है हमारा, वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंश्राइंड इन द 3rd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब पूछा जा रहा है कि जो तीसरा शेड्यूल है उसमें किसकी किसकी ओथ मेंशन है। तो आप देखिए यहाँ पर फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर अ मिनिस्टर ऑफ यूनियन, तो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इसको एक शॉर्ट ट्रिक्स में आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा किसकी किसकी ओथ मेंशन है। तो एक हो गया आपका मिनिस्टर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, दूसरा आप कह सकते हैं कैंडिडेट फाइटिंग फॉर द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, अगर कहीं पर भी कोई कैंडिडेट है जो इलेक्शन फाइट कर रहा है, तो उसकी ओथ मेंशन होगी। उसके बाद एमपी और एमएलए, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और आखिरी में आप कह सकते हैं सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इतने लोगों की ओथ मेंशन है, आप कह सकते हैं 3rd शेड्यूल में। 2nd शेड्यूल में सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में लिखा हुआ है इसी तरह। ठीक है, तो यहाँ पर ओथ किसकी किसकी होगी, तो हम कह सकते हैं मिनिस्टर ऑफ सेंटर एंड स्टेट, मतलब यूनियन गवर्नमेंट में अगर कोई मिनिस्टर है या स्टेट गवर्नमेंट में, तो उसकी ओथ मेंशन होगी। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति है जो इलेक्शन फाइट करने जा रहा है पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में, एमपी या एमएलए पद के लिए, तो आप कह सकते हैं उसकी ओथ मेंशन होगी। एमपीज और एमएलए जो करंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेचर, तो उनकी ओथ मेंशन होगी। जज जो है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनकी ओथ मेंशन होगी, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की ओथ मेंशन है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है याद रखना कि प्रेसिडेंट की ओथ मेंशन नहीं है, तो यही यही आप देखिए ऑप्शन इसमें रिमूव हो रहा होगा। तो मिनिस्टर ऑफ द यूनियन स्टेट मेंशन है। फॉर्म एन ओथ टू बी मेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस की भी ओथ मेंशन है। फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर प्रेसिडेंट, देखिए आ गया। तो तीसरा ऑप्शन आप यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए, तो आपका दूसरा चला गया, सी चला गया, सॉरी ए चला गया और डी चला गया, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा लिखा हुआ है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इनकी ओथ भी मेंशन है। ठीक है, तो तीसरा हमारा नहीं है, इसी को आपको एलिमिनेट करना था। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2017 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। तो चौथा शेड्यूल जो है किससे डील करता है, तो अभी हम लोगों ने देख लिया एलोकेशन ऑफ सीट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूपी पीसीएस में 2015। आगे बढ़ते हैं। इफ अ न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड। कह रहा है कि अगर किसी भारत यूनियन में कोई नया स्टेट जोड़ा जाता है, ठीक है, एक नया स्टेट क्रिएट किया जाता है, तो किन किन शेड्यूल्स में हमें बदलाव करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये यूपी आईएएस के प्रीलिम्स में 2001 में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को पहले समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर भारत के गणराज्य में या इंडियन यूनियन में हम कोई नया स्टेट क्रिएट करते हैं, तो हमें किन किन शेड्यूल्स में चेंजेस करने पड़ेंगे, बदलाव करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स आपको पता है जो पहला शेड्यूल है ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करता है, तो इसमें तो बदलाव किया ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर चौथे शेड्यूल की हम बात करें, तो यहाँ पर आप देखिए जो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा जो हम करते हैं, वहां पर भी हमें बदलाव करना पड़ेगा। ठीक है, तो कह रहा है न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन टू बी क्रिएटेड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड। मस्ट बी अमेंडेड कह रहा है, ध्यान रखिएगा, केवल अमेंडेड नहीं कह रहा है,
मतलब जिसमें बदलाव करना ही पड़ेगा तो वो तो आपका पहला शेड्यूल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम नाम लिखते हैं जितने भी स्टेट हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, तो उस स्टेट का नाम तो यहाँ पर हमें दर्ज करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा इन दोनों शेड्यूल में हमें बाद में बदलाव करने पड़ेंगे। पहले तो होगा ही, बाद में जब एलोकेशन होगा राज्यसभा की सीट्स का तो हमें फोर्थ शेड्यूल में भी बदलाव करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल बदलते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जो ऑफिशियल आंसर की आई थी यूपीएससी की 2001 की, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है मैच द फॉलोइंग। तो जो फोर्थ शेड्यूल है उसमें हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं। जो सिक्स्थ शेड्यूल है उसमें हम लोग ट्राइबल एरियाज की बात करते हैं। एथ शेड्यूल में हम लोग लैंग्वेज लेते हैं और 9th शेड्यूल हमारा लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपका मैच द फॉलोइंग था। ये भी क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू बी प्राइवेट पार्टी फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। किसी भी ट्राइबल लैंड को अगर किसी प्राइवेट पार्टी को दे दिया जा रहा है माइनिंग के पर्पज से, है ना, तो ये नल या वॉइड होगा। ये किस शेड्यूल के द्वारा प्रोटेक्टेड है? जो ट्राइबल लैंड है ये किस शेड्यूल के द्वारा संविधान में प्रोटेक्टेड है? ये आपका क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया था 2019 में। आईएएस का एग्जाम था 2019 कि अगर ट्राइबल लैंड को हम प्राइवेट प्रॉपर्टी को दे रहे हैं तो ये ट्राइबल लैंड प्रोटेक्टेड है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि हम नहीं दे सकते, ठीक है। तो वो किस शेड्यूल में प्रोटेक्टेड है माइनिंग पर्पज के लिए? तो फ्रेंड देखिए जो थर्ड शेड्यूल है इससे कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि थर्ड शेड्यूल में हम लोग क्या बात करते हैं? थर्ड शेड्यूल में ओथ एंड अफर्मेशन की बात करते हैं, ठीक है। 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, तो ये कहीं से हो भी सकता है। 12th शेड्यूल जो है यहाँ पर म्यूनिसिपलिटी की हम बात करते हैं तो ये भी नहीं होगा। तो जितने पॉसिबल एलिमिनेशन है पहले आप वो अप्लाई कर दिया करें कि पॉसिबली जितने भी एलिमिनेट हो सकते हैं कोई ऑप्शन उनको आप एलिमिनेट कर दें। फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा फिफ्थ शेड्यूल है वो डायरेक्टली इट इज लिंक्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। तो फिफ्थ शेड्यूल यही हमारा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसके लिए आप देखें सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक केस भी हुआ है, तो एक जजमेंट आया है जिसमें हम देखेंगे समाथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। समाथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बात बोली है कि अगर कोई आपकी ट्राइबल लैंड है उसको हम किसी प्राइवेट पार्टी को दे रहे हैं माइनिंग पर्पज से, तो ये चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और ये चीज पर्टिकुलरली उन्होंने बताया प्रोटेक्टेड है फिफ्थ शेड्यूल के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब सेवंथ शेड्यूल है हमारा, तो सेवंथ शेड्यूल में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स देखते हैं। एट्थ शेड्यूल लैंग्वेज की बात करता है। 9th शेड्यूल आप कह सकते हैं वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था हमारा। और जो 10th शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका यूपीआरओ एआरओ एग्जाम जो हुआ 2016 में उसमें ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? तो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये आपका ध्यान रखिएगा स्टेट लिस्ट में ही मेंशन है, ठीक है। अगर हम सेंसस की बात करें तो ये आपका यूनियन लिस्ट का ही पार्ट है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये देखिए लिखा हुआ सेकंड शेड्यूल, और सेकंड शेड्यूल में आपके क्या है? सैलरीज है, सैलरी एंड अलाउंसेस। तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट ये आपका फोर्थ शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ आपका 10th शेड्यूल में है, तो ये वाला भी आपका करेक्ट है। तो सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2019, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? पूछ रहा है 8th शेड्यूल में इनमें से कौन सी लैंग्वेज नहीं है? तो ध्यान रखिएगा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू में, हिंदी, संस्कृत, उर्दू ये तीनों है, इंग्लिश नहीं है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। कब कब ऐड हुई, किन किन अमेंडमेंट्स के द्वारा, तो ये भी बात हम लोगों ने पहले कर ली है। कौन कौन सी लैंग्वेज है? तो ध्यान रखिएगा एक है आपकी असामी, मतलब असम की, फिर आप कह सकते हैं बंगाली, गुजराती, हिंदी, ठीक है। उसके बाद कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी, जो 4 लेटेस्ट एडिशन है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये टोटल आपकी लैंग्वेजेस है। इंग्लिश नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोहिलो केस, इसका पूरा नाम था IR कोहिलो केस, इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो हम देखते हैं कि कोहिलो केस से ही, इससे पहले जो वुमेन लॉ केस होता है उसमें एक डेट आती है कि 24 अप्रैल 1973। इसके पहले अगर कोई भी लॉ बनाया गया है तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, इसके बाद अगर कोई लॉ आता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये बात IR कोहिलो बताता है। और ये किससे रिलेटेड है? तो ये 9th शेड्यूल से रिलेटेड है। किसी भी लॉ को अगर हम 9th शेड्यूल में प्लेस कर रहे हैं तो उसकी एक वैलिडिटी डेट है 24 अप्रैल 1973। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूपीपीसीएस में 2017 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। तो 9th शेड्यूल आपका कब ऐड हुआ था? 1951 में। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इंडिया के कौन थे? तो आप कह सकते हैं JL नेहरू। JL नेहरू आप कह सकते हैं सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग PM थे। 1947 से लेकर के 1964 तक आप कह सकते हैं लगातार प्राइम मिनिस्टर कौन था? जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद आपके गुलजारी लाल नंदा है, ये 13 दिन के लिए एक्टिंग PM थे। 13 डेज के एक्टिंग PM थे गुलजारी लाल नंदा। ये एक बार और आए थे एक्टिंग PM के तौर पर 1966 में। 1966 में भी ये एक्टिंग PM ही थे, तब भी ये 13 दिन के PM थे, ठीक है। और उन्हीं के बाद आपकी कह सकते हैं इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट बन गई थी इंडिया में 1966 से लेकर के 1977 तक। और इंदिरा गांधी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट फीमेल PM थी भारत की,
ठीक है। उसके बाद आपके मोरारजी देसाई है। मोरारजी देसाई के बारे में एक फैक्ट बहुत फेमस है कि सबसे ओल्डेस्ट पर्सन थे, मतलब सबसे 81 वर्ष के थे मोरारजी देसाई, जो प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है। तो ये आपके प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए शॉर्टेस्ट टेन्योर के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, शॉर्टेस्ट टेन्योर की जिनका था वो प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। सबसे पीएम फॉर शॉर्टेस्ट टेन्योर आपके कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। 16 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे, 16 डेज के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे। इससे पहले देखिए 13 दिन के लिए जो बने आपके गुलजारी लाल नंदा, ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। ठीक है। फुल फ्लेज प्राइम मिनिस्टर अगर पूछा जाए कि शॉर्टेस्ट टेन्योर के कौन थे, तो वो आपके अटल बिहारी वाजपेयी ही होंगे। और यही आपके पहले नॉन कांग्रेस पीएम भी थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिन्होंने फुल टर्म कंप्लीट किया अपना पीएम पद पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो ए ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, so थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस चैनल।